Macafieja World. लिखिए ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में EQ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा EQ। EQ स्टैंड्स फॉर ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक तो मास के टर्म्स में, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास, जिस सब्सटेंस का आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं उसका गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर। और अच्छा, दूसरा फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम के टर्म्स में होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट के ये दो फॉर्मूले होते हैं, आपको ये दोनों याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन लैब में क्या होता है, लैब में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, हम वॉल्यूम कभी भी लीटर में नहीं लेते। आपको जो लैब में टेस्ट ट्यूब या पिपेट ब्यूरेट वगैरह दिए जाते हैं, ये कोई भी लीटर में नहीं होते, इन सब की रीडिंग किस में आती है, मिलीलीटर्स में। यानी इंस्ट्रूमेंट्स काफी छोटे छोटे होते हैं, तो हमें सारा कैलकुलेशन मिलीलीटर में करने के लिए आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मिलीलीटर में। तो जब हम वॉल्यूम को मिलीलीटर लिखते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है MEQ, और इसकी वैल्यू होती है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वेयर वॉल्यूम इज इन ml। तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर हमेशा मिलीग्राम इक्विवेलेंट यूज करने को आएगा, क्योंकि वॉल्यूम आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, mls में, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले रिलेशन को मिलीग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, गिवन मास यानी वेट, और इक्विवेलेंट मास यानी E, और उसको मिली में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट करेंगे तो बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें पता है कि ये दोनों चीज किसको, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सब्सटेंस का मास के टर्म्स में मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा, एक वॉल्यूम डेटा से आएगा। तो हम इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, W/E इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। आप कभी कभी इसको भी यूज करोगे फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, एक ही कंपाउंड का वेट दे देगा और वॉल्यूम पूछ देगा, या नॉर्मेलिटी पूछ देगा, या नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे देगा, वेट कैलकुलेट करवा देगा। तो आपको इसको भी यूज करने की आदत होनी चाहिए। तो ये है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, मास के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए, आई थिंक नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आपने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो सीखेंगे वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। आपने एन फैक्टर निकालना सीख लिया था, आप समझ ही गए होगे कि हमने एन फैक्टर सबसे पहले निकालना क्यों सिखाया है, क्योंकि बिना एन फैक्टर के आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते, और बिना इक्विवेलेंट वेट के आप ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले एन फैक्टर निकालना सिखाया था। आयनिक कंपाउंड्स, इन आयनिक कंपाउंड जैसे कि आपका AX/BY दिया हुआ है, एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयन क्या है, AY+ है और BX- है। ये आपको ऐसा दिया है, AY+ और BX-। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, एक तो फॉर्मूला आप ये यूज करोगे जो आप जानते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AX/BY डिवाइड बाई इस AX/BY का एन फैक्टर।
ये फॉर्मूला तो आपको ऊपर मैंने बता ही दिया। दूसरा एक और होता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए वाई प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी एक्स माइनस, यानी उसके जो आयंस हैं उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट का जो सम होता है वो पूरे कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें इक्विवेलेंट वेट हम एक ऐसे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर करके। दूसरा हम ऐसे निकाल सकते हैं कि उसके जितने भी आयंस हैं उन सब के इक्विवेलेंट वेट का सम जो होगा वो भी वही होगा कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट के बराबर। इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, इसके बाद लिखना है आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। Law of equivalence. That equation is small a plus capital A, small b capital B gives small c capital C, small d capital E. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जब ये दोनों रिएक्शन होती है, ठीक है, क्लियर, तो यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के जो भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही मिलीक्विवेलेंट किसके हो, मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, ए के होंगे। वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट बी के होंगे, वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट सी के होंगे और वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट डी के होंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि आप किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लीजिए और उस लिमिटिंग रिएजेंट का मिली इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जो उस लिमिटिंग रिएजेंट का मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा बाकी सारे रिएजेंट और प्रोडक्ट का मिलीग्राम इक्विवेलेंट वही होगा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं इस तरह से, यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होता है यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोड्यूस्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल्स टू प्रोड्यूस्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी। आप इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए बी सी डी सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। आपने नोटिस किया, देखा मैंने स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज ही नहीं किया, यहां पर स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर लिख ले, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए आगे बढ़े, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग, सर एक मिनट सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। अगर आपको एक बार इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप कभी भी मोल कॉन्सेप्ट को टाइट्रेशन में यूज नहीं करोगे। ऑल्दो टाइट्रेशन का हर क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होता है और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होता है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लिख लीजिए वहां पर, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे आपको एक कंपाउंड यहां पर दिया है AXBY, हम लोगों ने इसको मोल कॉन्सेप्ट में भी यूज किया था। अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड लेंगे तो बताइए इसमें A के कितने मोल होंगे, तो आंसर होता है X मोल, और B के कितने मोल होंगे, Y मोल। ठीक है, ये था मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AXBY
इक्वल्स टू होता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। सिंपल, कि जो कंपाउंड के ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वही ग्राम इक्विवेलेंट उस कंपोनेंट के भी होते हैं, उसके सारे कंपोनेंट्स के भी होंगे। कोई कंफ्यूजन किसी का? ठीक है, तो ये सारे आपने नोट कर लिए। अब देखिए इस चैप्टर में थ्योरी इतनी ही थी, थ्योरी के नाम पे बस इसमें इतना ही था। अब इसके अलावा हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का यूज करवा दूं, जैसे कि हमने मोल कॉन्सेप्ट में यूज किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में काफी आसान लगेगा। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। मैं स्क्रीन पे ही क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले ये दोनों सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आंसर्स खाली आगे लिख रहा हूँ। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था W/E/1000 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब बस यहाँ पे उठा के वैल्यू रख दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना दिया है? 0.74। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 74। और एन फैक्टर कितना है इसका? 2 इंटू 1000 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी हमें निकालना है, वॉल्यूम दिया है 5। अब यहाँ से एन निकाल लो। रुको रुको, इसमें आंसर में यहाँ पे 4 आएगा, ये हाँ सर 4 आएगा। 4 आएगा, 4 आएगा। वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया वहां पे। वो मोडलिटी 2 है, नॉर्मेलिटी इज 4। सॉल्व करोगे 4 आएगा। सेम चीज सेकंड वाले क्वेश्चन में भी करना है। दो मिनट का टाइम लीजिए, बस इससे ज्यादा समय नहीं लीजिए। 1.6 gram of metal dissolved in HNO3 to prepare its nitrate. The nitrate was strongly heated to give 2 gram of its oxide. मेटल आपको 1.6 ग्राम था। और चलिए फिर देखते हैं, शुरुआत में आपको मेटल M दिया गया, ठीक है, इसको HNO3 में डिसॉल्व किया गया, तो इसने क्या बना लिया? मेटल का नाइट्रेट। और मेटल के नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ये क्या बना लेता है? मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। मेटल के नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ये क्या बना लेता है? मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, और आपको मेटल दिया है कितना? 1.6 ग्राम, और उसका ऑक्साइड दिया है कितना? दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर आप सीधे सीधे देखिए, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। लिख सकते हैं भाई कि नहीं लिख सकते? बोलिए। आप देखिए यहाँ पर जो इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, वही इसके होंगे, वही इसके होंगे। होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ से बस एक लाइन में आपको बस लिख देना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है। क्या लगाना है? मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एम इक्वल्स टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इक्वल्स टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इक्वल्स टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, और इसी को हम इक्वल कर सकते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए भाई। हाँ सर। बस फिर अब आपको वैल्यू रखनी है। मेटल का आपको मास दिया है, कितना होता है भाई मेटल का मास? हम यहाँ पर इसको मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल और मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को कंपेयर कर ले रहे हैं।
तो मेटल का वेट कितना होगा, वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है कितना, 1.6 ग्राम, और मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमसे फाइंड करने को बोला गया, हमने उसको एज्यूम कर लिया E। दूसरा है वेट ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया है, बट हमारे पास क्या दिया है, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड दिया है और वेट ऑफ मेटल दिया है। तो बताइए वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1.6, हमको वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। और नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट याद रखिएगा हमेशा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O हमेशा 8 होता है, इसको आप सीधे याद रख सकते हैं। तो यहां से आपको E निकालना है, और E कितना आएगा, सॉल्व करो, 32। चलो एक और करते हैं इसी तरह का, काफी कुछ सिमिलर क्वेश्चन होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 35 और दूसरे वाले का आंसर है 40.75। अगर आप 40 भी लेके आते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। जिसका नहीं आया है वो लोग फाइट करिए, ट्राई करिए, कॉन्सेप्ट वही है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जो रिएक्ट कर रहा है उन सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए, और आपको कोई भी नया काम नहीं करना है इसमें। ड्यूलोंग पेटिट रूल बोलते थे उसको, उसमें हम क्या करते थे, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट करते थे, तो वो ऑलमोस्ट 6.4 के बराबर आता है। चलो ठीक है, तुम्हें काफी हद तक याद था। करिए भाई सॉल्व। इसके आंसर मैं लिख दे रहा हूं। आंसर में n की वैल्यू आएगी इसमें, यानी वैलेंसी आएगा 3 और एटॉमिक वेट आएगा 114.72। चलिए, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का हमने काफी आपको बेसिक वाला, ये इक्विवेलेंट वेट वाले प्रैक्टिस थी। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब हमें लिखना है रिलेशन बिटवीन मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। रिलेशन बिटवीन मोल एंड इक्विवेलेंट। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। आपको मोल का फॉर्मूला सबको पता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सबको याद है, ठीक है। और इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, हम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो यहां पर रख दीजिए जरा उसको। तो इक्विवेलेंट वेट को वेट रहने दीजिए, इक्विवेलेंट वेट की जगह पर लिख दीजिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो एन फैक्टर इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को ही हम लोग लिखते हैं मोल, और बाकी का आपका एन फैक्टर। तो ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल। आपको मोल दिया है तो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आपको ग्राम इक्विवेलेंट दिया होगा तो आप मोल निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट भी करिए और समझ भी लीजिए। इन केस आप एग्जाम में कुछ मिस हो जाए, भूल जाइए, तो आप फटाफट वहां पर चीजें
सामने वापस ले आ सकते हो। इसके बाद हमें दूसरा रिलेशन जो लिखना है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी वर्सेस मोलैरिटी। अच्छा, आप लोग के पास वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बुकलेट तो होगी ना, क्योंकि मैंने जब 11th में आपको मोल कॉन्सेप्ट की बुकलेट दी थी, उसके साथ में ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बुकलेट थी, सबके पास होगी। तो वो बुकलेट का पीडीएफ आपके पास तो हार्ड कॉपी होगी, मेरे पास यहाँ पीडीएफ है, तो मैं उससे होमवर्क दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले आप उसको ढूंढ ढांड के रख लीजिए, ऐसा नहीं कोई खुआ दिया होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमने ये दो बुकलेट एक साथ में दी होगी क्लब करके। इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उसमें क्लब होगा, 3 चैप्टर एक साथ रहते हैं, मोल, इक्विवेलेंट और एटॉमिक। चलिए इस रिलेशन को देखते हैं जरा। सर हाँ सर बोलो। मेरे पास नहीं है रेडॉक्स का, तुम्हारे पास मेरे पास मोल का है। नहीं, जो मोल वाली है ना, उसमें दो चीजें, आप उस बुक को ओपन करना। मैंने आपको, हम कभी भी एक चैप्टर की बुक प्रिंट ही नहीं कराते, हमेशा 2-3 चैप्टर उसमें क्लब रहते हैं। अच्छा तो आप वो मोल वाला देखोगे ना, तो उसका इंडेक्स देखोगे, तो इंडेक्स में ऊपर मोल होगा और नीचे इक्विवेलेंट होगा। चलिए अब हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का एक बार सर आपको वो रिलेशन। साहिराज कह रहा है उसके पास भी बुकलेट नहीं है। अरे वो उसके उसको पास तो मिली समझ नहीं। में आता है, वो तो जेन्युइन बोल रहा है कि उसके पास नहीं है। साइराज तुम्हारे पास मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट होगा, वो मैंने तुमको शेयर कर रखा है, इक्विवेलेंट का देना होगा तुम्हें। चलो इक्विवेलेंट का मैं शेयर कर दूंगा। हम्म चलिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज आपको लिखने पड़ेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलैरिटी इज व्हाट? मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और अभी हमने ऊपर आपको इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन बता रखा है ऑलरेडी, बस उसको यूज कर लीजिए। इक्विवेलेंट की जगह पर लिख लीजिए n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n फैक्टर इंटू मोल, और नीचे वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। अब मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी, ठीक है, इनटू एन फैक्टर, और ये आपका नॉर्मेलिटी आ गया। तो आपको यहां से क्या रिलेशन मिल गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अगर आपको किसी कंपाउंड की नॉर्मेलिटी पता है और एन फैक्टर पता है, तो हम उसकी मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी रिलेशन नोट कर लीजिए। यहां तक हो गया सबका? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आप कभी मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड परचेज करने जाए, तो उसकी बॉटल पर स्टिकर देखिएगा। जनरली जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह होते हैं वो ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेकिन जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदने जाएंगे ना, तो उसकी बॉटल पर आपको एक डिफरेंट स्टिकर दिखेगा। ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक इस तरह से, 20 वॉल्यूम, ऐसा लिखा होगा। यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 होता है वो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस समझते हैं। वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस, तो जो बॉटल के ऊपर 20 वॉल्यूम ऐसा लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग होता है, इफ
1 liter hydrogen peroxide on self decomposition gives 1 liter hydrogen peroxide on self decomposition gives, ये 20 वॉल्यूम की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे x ले लें तो वो x लीटर हो जाएगा। 20 लीटर ऑक्सीजन गैस, ये है इसका सिग्निफिकेंस। 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन सेल्फ डिकम्पोजिशन गिव्स 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब इक्वेशन लिख लीजिए इसका, H2O2 को जब डिकम्पोज किया जाता है तो वो एयर में इसको जब छोड़ते हैं तो ये अपने आप वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो ये है इसकी सेल्फ डिकम्पोजिशन की इक्वेशन। आप अगर मार्केट में जाएं तो वहां पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, एक्सपायरी डेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उस एक्सपायरी डेट का मतलब समझते हो क्या है? मतलब वो जो डेट लिखी है उतनी डेट तक H2O2 है। अगर उस डेट के बाद आपने उसको परचेज किया तो उसमें सिर्फ वाटर बचेगा, ऑक्सीजन सब निकल चुकी होगी। तो आप खरीद के लाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आपको मिलेगा डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो ये मैंने इसका सिग्निफिकेंस बताया है 20 वॉल्यूम H2O2 का। 20 वॉल्यूम H2O2 मतलब 1 लीटर H2O2 ऑन सेल्फ डिकम्पोजिशन गिव्स 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब हम इसी से कुछ यहाँ पर रिलेशन डिराइव करेंगे। जैसे रिलेशन है, अगर आपको हमने बोला x वॉल्यूम H2O2, आपको कुछ हमने ऐसे रैंडमली x वैल्यू दे दी, यानी हम एक जनरल आपको दे रहे हैं, तो हम इससे कुछ रिलेशन डिराइव करेंगे। अगर आपको x वॉल्यूम H2O2 दिया है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2, मोलरिटी ऑफ H2O2, तो वो सब आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ही मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज डिराइव करके दिखा रहा हूं। आपको वो डेरिवेशन समझ लेना है, लेकिन आप क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसा देखिए आपको इक्वेशन में यहाँ पर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा, ये फ्रैक्शनल में लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली उस तरह से लिख लेते हैं। लाइक जैसे कि 2H2O2 gives 2H2O plus O2 गैस। और ये सब कहां पर है? ये सब एसटीपी पे हो रहा है। ये सारा कैलकुलेशन हम लोग एसटीपी पर करेंगे। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए H2O2, इस इक्वेशन में H2O2 के लिए क्या कंडीशन है? इस इक्वेशन में यहाँ पर इसका मास देखिए 68 ग्राम H2O2 है, और एसटीपी पर यहाँ वॉल्यूम देखिए कितना है, 22.4 लीटर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखिए 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस produced by how much hydrogen peroxide? 68 ग्राम ऑफ H2O2। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? ये मैंने केमिकल इक्वेशन से लिखी है, स्टाइचियोमेट्री। तो अगर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे तो कितना H2O2 मिलेगा हमें यहाँ पर? 68 बाई 22.4 ग्राम। और ये 1 लीटर के लिए है, यानी इसको हम पर लीटर भी बोल सकते हैं। तो बताइए एक्चुअली यहाँ पर कितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा? x लीटर। तो x लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड? 68 बाई 22.4 x। और ये क्या आया है? इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। इसको क्या बोला जाता है? ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। कितना आया है भाई ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ? जरा देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 68x बाई 22.4 को आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 17x बाई 5.6। ये ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, पहला फॉर्मूला आपको डिराइव होके मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला मिलेगा, जो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ होता है
ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा आपका, यहां से जब आप नॉर्मेलिटी निकालोगे तो नॉर्मेलिटी विल बी ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ दैट इज 17x बाई 5.6 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 डिवाइड बाई n फैक्टर। ठीक है, तो यहां से नॉर्मेलिटी सॉल्व करो, फाइनली कितनी आएगी, यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा x बाई 5.6, नॉर्मेलिटी आ जाएगा आपका x बाई 5.6। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी के बाद मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के बाद मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी रहता है। ठीक है, तो हमें n फैक्टर H2O2 का पता है, कितना होता है 2। ये H2O2 का n फैक्टर निकालना मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा रखा है, आप वहां से एक बार रिफर कर सकते हो। और वैसे भी आप याद रख लीजिए H2O2 का n फैक्टर ऑलवेज 2 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू x अपॉन 5.6। तो यहां से आपको मोलैरिटी आ जाएगा x अपॉन 11.2, x अपॉन 11.2 आ जाएगा मोलैरिटी। नोट कर लीजिए भाई।